नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जीके जीएस की बहुत ही शानदार और रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो अभी तक इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए कुछ दो लाइनें हैं कि मंजिल आसान नहीं, मुझे हर चीज़ असंभव हिस्से से चाहिए। कि मंजिल आसान नहीं, मुझे हर चीज़ असंभव हिस्से से चाहिए। दर्द, गम, तकलीफ़ और हालातों का मारा हूँ मैं, मुझे सब कुछ मेहनत के दम पर चाहिए। और अब बात सिर्फ मंजिल की नहीं, कहानी अमर करनी है मुझे। जो जीत चाहिए वो भी एक तरफ़ा चाहिए, जो जीत चाहिए वो भी एक तरफ़ा चाहिए। तो इसी जोश और इसी जुनून के साथ आज की क्लास का करते हैं शुभारंभ। क्लास की करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर अपना राज्य स्थापित किया। शुंग वंश का संस्थापक कौन था भाई? शुंग वंश जिसकी राजधानी कौन सी थी? जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी, उसका प्रथम शासक या उसका संस्थापक कौन था? वो था पुष्यमित्र। कौन था? पुष्यमित्र, जिसने 185 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट की हत्या की और अपना वंश स्थापित किया। ठीक है। और इसी के साथ पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया था। चलिए भाई, अगला प्रश्न। भारत में निम्न में से किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका और इसी के साथ साथ एक नाम और है, रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा, ये दोनों जो प्रजाति है कॉफ़ी की, ये भारत में उगने वाली प्रसिद्ध प्रजाति है। ठीक है। और कॉफ़ी, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक, उत्तराखंड, असम या पश्चिम बंगाल। और किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है बताओ भाई? तो ये उगाई जाती है कर्नाटक में। और कर्नाटक को ही भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कहते हैं। कॉफ़ी उत्पादक राज्य भारत का सबसे बड़ा कर्नाटक। ये तो हो गया पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर नाम आता है केरल का नाम आता है दूसरे स्थान पर। दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य केरल। तीसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य तो लिख दो भाई, तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। और कॉफ़ी पूर्वोत्तर भारत के ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी उगाई जाती है, ये भी बात याद रखना। अगला है, निम्न में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक। पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान की उपाधि पहली बार धारण किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसको एक और नाम था इसका, लाख बख्श के नाम से पहचाना जाने वाला, वो भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन जो उसका निर्माण कार्य है वो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इसके कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण पूरा करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया था। कौन सा झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा, वो भी इसने बनाया था। तो भाई, इसने किन वर्षों के दौरान शासन किया? 1206, 1320, 1290, 1266। तो इसने किया था 1206 से 1210 के बीच शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है? किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है भाई? हैंड सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, पेन, मानव उपभोग हेतु शराब। बताओ भाई, कौन सा हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा मानव उपभोग हेतु शराब। इसी के साथ साथ पेट्रोलियम के जो उत्पाद है उस पर भी जीएसटी से छूट प्राप्त है। जीएसटी जिसे लागू कब की गई? जीएसटी को कब लागू किया गया भाई? जीएसटी को लागू किया गया सर 1 जुलाई 2017 से।
1 जुलाई 2017 से 100 संविधान के 101वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। तो एक मेरा प्रश्न आपसे है जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है भाई, ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एनएसओ द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार करता है। ये कौन करता है, ये करता है नीति आयोग। कौन करता है भाई, नीति आयोग करता है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले संसद सत्र की शुरुआत में एक साथ एकत्रित हुए संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत करेंगे भाई, बताओ किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 41। नहीं सर, इसमें तो आर्थिक समता और विकास की सीमाओं के भीतर जो सरकार, राज्य सरकार के पास रोजगार के मामले हैं, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के कार्यों पर जो अधिकार है उसको सुरक्षित करने का प्रावधान है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर आता है अनुच्छेद 53। तो इसमें संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये भी नहीं होगा। फिर आता है अनुच्छेद 93 93। इसमें होगा भाई लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के यथा शीघ्र 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी, तो ये भी नहीं होगा। इसमें तो अगर वो छुट्टी पर है या अगर वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो उसके अलावा और किसी को अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन सकती है, तो यह होगा अनुच्छेद 87(1). ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 87। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई। प्रो कबड्डी लीग इसकी शुरुआत हुई सर जी 2014 में। भारत में पुरुषों की जो पेशेवर कबड्डी है उसको प्रो कबड्डी कहते हैं। स्टार स्पोर्ट्स द्वारा प्रकाशित की गई थी पहली बार। इसका नौवां सत्र हुआ था 7 अक्टूबर 2022 को इसका नौवां सत्र हुआ था, जिसमें बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद ने मेज़बानी की थी और प्ले ऑफ मेज़बानी की थी मुंबई ने। जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को हरा दिया था। निम्न में से कौन सा एक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कौन सा एक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। मुक्त राइबोसोम, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियोलस। इसमें नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति। जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है भाई। क्रिकेट पिच के समान छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच दूरी कितनी है। इसके बीच दूरी कितनी है भाई, तो 1.22 मीटर यानी 4 फीट 4 इंच। 4 फीट 4 इंच। प्रमुख लिग्नाइट भंडार नेवेली में है, जो किस राज्य में स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है और कुंडालोर जिले में, तमिलनाडु के कुंडालोर जिले में स्थित है। जनता के हाथों में शुद्ध है और वाणिज्यिक बैंक भंडार है, जिसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। किसको, वंचित, आरक्षित, अनुपात, मौद्रिक आधार, अतिरिक्त भंडार, मुद्रा गुणक, किसको कहते हैं, मौद्रिक आधार को। किसको, मौद्रिक आधार को। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तन होके वापस हमारे यहाँ आ रही है तो उसको परावर्तित किरण कहेंगे। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर किसको, अरविंद पनगड़िया को। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम वर्ष में पारित हुआ था। किस वर्ष में पारित हुआ था, ये हुआ था किस वर्ष में, बताओ भाई। पहले तो ये अधिनियम है क्या, 1971 का अधिनियम है ये, तो जाहिर है 1971 में पारित हुआ है। तो
इसमें है जो मणिपुर त्रिपुरा राज्यों की स्थापना के हेतु प्रावधान किया गया है, और जो विद्यमान असम राज्य के पुनर्गठन द्वारा मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए प्रावधान किया गया था। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या थी, कितनी थी भाई, कितनी थी? 11। ऑप्शन नंबर बी 11। प्रथम एशियाई खेल जिसकी शुरुआत हुई थी 4 मार्च 1951 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में कहाँ पर? नेशनल स्टेडियम में इसका शुभारंभ हुआ था, आयोजन हुआ था। उद्घाटन खेलों में भारत, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया सहित 11 देश थे। और प्रथम एशियाई खेल में खेले जाने वाले खेल थे एथलेटिक्स और बास्केटबॉल, फुटबॉल, भारोत्तोलन। इसमें भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते थे। इम्पोर्टेंट बात है, भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने? 15 स्वर्ण पदक के साथ कुल 51 पदक जीते थे। 15 स्वर्ण पदक थे, बाकी के टोटल 51 पदक हमने जीते थे। तो ये अपना इम्पोर्टेंट है। इस 51 पदक को जीतकर भारत समग्र चैंपियन के रूप में उभरा था। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच एक चार्ल्स वुड नाम का इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। कौन? चार्ल्स वुड। उसने वर्ष 1854 में लॉर्ड डलहौजी, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको डिस्पैच भेजा और वुड डिस्पैच में सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय भाषाओं को अपनाना चाहिए। ठीक है। और प्रेक्षण के माध्यम से उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हाई स्कूल, आंग्ल क्षेत्रीय माध्यम और कॉलेज की जो स्तरीय शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। तो ये शिक्षा से संबंधित था। और इसी के चलते वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं किसको? वुड डिस्पैच को। अगला प्रश्न, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को कहाँ लोकप्रिय बनाया? तो कहाँ लोकप्रिय बनाया भाई? ये उत्तरी भारत में। कहाँ पर? उत्तरी भारत में। अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मूल्य में कमी को क्या कहेंगे? मूल्यह्रास कहेंगे। अगला प्रश्न, भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदान पर क्या कमज़ोर हो जाता है? उत्तरी मैदान पर हो जाता है मानसून गर्त, ये कमज़ोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, यह त्यौहार नागालैंड सरकार द्वारा सन 2000 में जनजातियों के बीच अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। कौन सा त्यौहार? हॉर्नबिल उत्सव जिसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में। उद्देश्य था नागालैंड की विभिन्न जनजातियों के बीच मेलजोल को प्रोत्साहित करना। इसे कभी कभी त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच ये मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पर है? ये मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है भाई? ये किससे संबंधित है? तो ये है पंचायतों के लिए चुनाव से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 243 ये 1992 के 73वें संविधान संशोधन ने 1943 से 1943 ओ के प्रावधानों को शामिल करते हुए पंचायतों के नाम से एक संविधान में अलग भाग संख्या 9 को जोड़ा था। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न, निम्न युग्मों पर विचार करें। हकी पिकी अरुणाचल प्रदेश, हलम त्रिपुरा, कोन्याक नागालैंड। हलम त्रिपुरा सही है, कोन्याक नागालैंड ये भी सही है। हकी पिकी ये अरुणाचल प्रदेश ना होकर भाई साहब
इसके स्थान पर होगा अक्कीपिक्की। ये है कर्नाटक की ये कहाँ की है? कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति है। कहाँ की? कर्नाटक की। तो विकल्प कौन सा विकल्प सही होगा? 2 और 3। विकल्प 2 और 3 सही है। किस भक्ति संत ने भारूड की रचना की थी? तो भारूड की रचना तुकाराम कहाँ से? महाराष्ट्र से। शिवाजी और मुगल सम्राट जहांगीर शाहजहाँ के समकालीन। मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि बनाने के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। और अब उनकी भक्ति संगीत रचनाओं को अम्बगास क्या कहते हैं? अम्बगास कहते हैं। अम्बगास कहते हैं। तो भारूड की रचना की थी एकनाथ ने। किसने? एकनाथ ने। और अम्बगास की रचना की थी तुकाराम ने। ये भी बात याद रखना। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के संस्थापक। भागवत गीता पर एक टिप्पणी लिखी थी ज्ञानेश्वरी नाम से। रामानुज 12वीं शताब्दी में विस्तद्विता के दर्शन का प्रचार किया। उनके अनुसार ईश्वर सगुण ब्राह्मण है, जिसका अर्थ गुण वाला ईश्वर है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और रोज़ाना जुड़ना ना भूलें रात ठीक 9 बजे जीके ग्लोरी स्टडी के साथ। अगर आप अब से एग्ज़ाम तक आपने रोज़ की 9 बजे वाली क्लास अटेंड कर ली तो 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जीके जीएस का एक भी प्रश्न गलत नहीं करके आओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे जीके ग्लोरी स्टडी पर। जय हिंद।